नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं भूगोल से संबंधित। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग 50 से ज़्यादा बार यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एक ग्रीक विद्वान थे, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रीक विद्वान थे, इनका नाम था इरेस्टोस्थनीज, इन्हीं को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है यह किया गया था अगेन इरेस्टोस्थनीज के द्वारा। तो ये दोनों आंसर आपका हो जाएगा इरेस्टोस्थनीज, यानी भूगोल के जनक भी इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है और ज्योग्राफिका शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वह भी इरेस्टोस्थनीज ने ही किया था। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। टॉप प्रश्न है आज का। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एच बैरोज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एच बैरोज। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमार्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जियोमार्फोलॉजी का जो जन्मदाता है, जनक है, यह माना जाता है जेम्स हटन को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जेम्स हटन। अगला प्रश्न हमारा है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह जो कथन है किसने कहा था। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन कहा गया था वारेनियस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता। मतलब सौरमंडल के बारे में पूरे विश्व के सामने सबसे पहले जो जानकारी है किस विद्वान ने दी थी। तो इनका नाम है कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। इन्होंने सौरमंडल से रिलेटेड एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसको हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और एक थ्योरी इससे पहले चली आ रही थी, उसको कहते हैं हम जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो दोनों थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो दोनों थ्योरी आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं कॉपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। यह जो सिद्धांत था यह 1543 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, तो कॉपरनिकस के द्वारा। इस सिद्धांत में कॉपरनिकस ने बताया, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत में कॉपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है वह केंद्र में है और जो पृथ्वी है यानी कि हमारी अर्थ है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यह सिद्धांत कहलाया हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था कॉपरनिकस ने 1543 में। इसने इसमें क्या कहा था कि जो सूर्य है वह केंद्र में है और पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। परंतु हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत से पहले, कॉपरनिकस के इस सिद्धांत से पहले 1400 साल पीछे एक सिद्धांत और दिया गया था, जियोसेंट्रिक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया गया था लगभग 140 ईस्वी में। यह सिद्धांत दिया गया था और यह सिद्धांत चला था लगभग 1543 ईस्वी तक। लगभग मान लीजिए 1400 साल तक यह सिद्धांत चला था, जियोसेंट्रिक सिद्धांत। इसको किसने दिया था, टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने इस जियोसेंट्रिक सिद्धांत को दिया था। अब यह सिद्धांत था क्या, तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत में टॉलमी ने बताया था कि जो पृथ्वी है यानी कि हमारी अर्थ है वह केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है इसका चक्कर लगाता है। तो यह जो सिद्धांत था जियोसेंट्रिक सिद्धांत, यह सिद्धांत लगभग 1400 साल तक चला था। 1400 साल तक
इस गलत सिद्धांत को लोगों ने फॉलो किया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता। लगभग 140 ईस्वी में सिद्धांत को टॉलमी ने दिया था, परंतु 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत को पलट दिया और उसने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इसने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इन दोनों सिद्धांत को आपको याद रखना है। अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर बहुत सारे खगोलीय पिंड घूमते हैं, जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, पुच्छल तारा हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो खगोलीय पिंड हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कथन किसने कहा था? तो भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, यह कथन कहा गया था वारेनियस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वारेनियस। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो प्रेजेंट टाइम में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो प्रेजेंट टाइम में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सौरमंडल में प्रेजेंट टाइम में कुल 8 ग्रह है। इन 8 ग्रहों मतलब ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं, क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। पहले हो गया मरकरी आपका हो गया, उसके बाद आपका वीनस हो गया यानी कि शुक्र हो गया, उसके बाद हमारी प्यारी अर्थ पृथ्वी हो गई, उसके बाद मंगल ग्रह यानी कि मार्स हो गया, और इसके बाद इन चारों के बीच बाद आते हैं कुछ छोटे छोटे होते हैं उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सब जो होते हैं इनके बीच में होते हैं। फिर आता है, इसके बाद आता है आपका बृहस्पति ग्रह, यानी कि जिसको हम कहते हैं, बृहस्पति को क्या कहते हैं हम, बृहस्पति मान लीजिए इसको, बृहस्पति हो गया। और उसके बाद आपका आता है शनि ग्रह हो गया, शनि ग्रह आता है, और इसके बाद आपका आता है अरुण ग्रह, फिर आपका आता है वरुण ग्रह सबसे दूर है। तो इन 8 ग्रह हैं, कौन कौन से? मरकरी मतलब बुध हो गया, वीनस मतलब आपका शुक्र हो गया, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब आपका मंगल ग्रह, और इन 4 ग्रहों के बाद आपको मिलेंगे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इन 4 ग्रहों के बाद मिलेंगे। उसके बाद मिलेगा आपको बृहस्पति मिलेगा, शनि ग्रह मिलेगा, अरुण ग्रह मिलेगा और वरुण ग्रह मिलेगा। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। तो ये प्रश्न भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि किन 2 ग्रहों के मध्य जो है क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद शुरू के जो 4 प्लेनेट होते हैं, मरकरी यानी कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, अर्थ हो गई और मंगल ग्रह, इन 4 प्लेनेट को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पार्थिव ग्रह या इनको इनर प्लेनेट कहा जाता है। अब इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ठोस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं ये चारों ग्रह, इस कारण से इन चारों ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इनको इनर ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग के ये 4 ग्रह हैं जो पृथ्वी के सबसे मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक, इन्हीं कारण से इनको इनर ग्रह भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे। किसमें? तो ये जो हैं हल्के पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए इनको गैसियस ग्रह भी कहा जाता है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो वरुण ग्रह है वह सबसे दूरी पर स्थित रहता है। अगला है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम कहते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, यानी ऑप्शन जिसका सी है बिल्कुल सही, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ग्रह की गति का जो नियम है यह प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केपलर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है यह कब दिखाई पड़ता है? तो 21 जून के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के दिन जो है सूर्य 21 जून के दिन दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था सौरमंडल की जो खोज है वह कॉपरनिकस के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? तो कॉपरनिकस के द्वारा, यानी ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा है,
सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सन जो है, सूर्य जो है, वह सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक जो ग्रह होता है, पूछा क्या जा रहा है आपसे कि एक ग्रह सूर्य से जब अधिकतम दूरी पे होगा तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेरीहेलियन। तो आप याद रखिएगा, सॉरी, अपेहेलियन कहा जाता है। क्या कहता है? अपसौर। जब ग्रह है, मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा सन हो गया, तो जब सूर्य से पृथ्वी हमारी अधिकतम दूरी पे होगी, यानी सबसे अधिक दूरी पे होगी, तो इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपेहेलियन। ये स्थिति कब बनती है? तो ये स्थिति बनती है 4 जुलाई के दिन। तो आप इसे याद देखिएगा, जो हमारी पृथ्वी होती है 4 जुलाई के दिन सूर्य से सबसे दूर होती है। इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और जब पृथ्वी हम सूर्य के नज़दीक कब होती है? तो होती है 3 जनवरी के दिन। कब? तो 3 जनवरी के दिन जो है पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। तो दोनों स्थितियां आपको याद रखनी है। 4 जुलाई के दिन जो पृथ्वी है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इस कारण से इसको कहा जाता है, इस परिस्थिति को अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी के दिन जो है पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है, तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं उपसौर। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 3 जनवरी का और 4 जनवरी का। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य से नज़दीक होती है, निकटतम दूरी पर होती है, और 4 जुलाई को जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तथा 4 जुलाई वाली स्थिति को हम कहते हैं अपसौर और 3 जनवरी वाली स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि 3 जनवरी के दिन यह जो है परिस्थिति बनती है, तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं उपसौर। यानी उपसौर जो है 3 जनवरी के दिन बनता है, और इस स्थिति में जो है हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो इसे आप याद रखिएगा, उपसौर इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 89 तारामंडल आपको मिलेंगे पूरे। अगला प्रश्न हमारा है, पार्थिव ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट की संख्या कितनी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्थिव ग्रह टोटल 4 हैं। आपको मिलेंगे मरकरी यानी कि बुध हो गया, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र हो गया, अर्थ यानी कि पृथ्वी हो गई, उसके बाद मार्स यानी कि आपका मंगल ग्रह हो गया। तो इन 4 ग्रह को क्या कहा जाता है? इनर प्लेनेट। यानी कि इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह कह लीजिए या पार्थिव ग्रह कह लीजिए, इन 4 ग्रहों को कहा जाता है, क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं ये ठोस पदार्थों से मिलकर बने हैं। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है क्या? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारे को हम कहते हैं अभिनव तारा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिनव तारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, जो है शुक्र, जो है सॉरी जो सूर्य है, जो सन है, यह एक तारा है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा बुध ग्रह। यानी बुध ग्रह जो होता है, जो मरकरी ग्रह होता है, ये इसमें जो है कलाएं किसके समान होती हैं? तो इसकी जो कलाएं हैं यह समान किसकी होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, मतलब चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं बुध ग्रह की। तो आप इसे याद रखिएगा। बुध ग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आप याद रखिएगा। सबसे पहले, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह। इसके बाद इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कि इसका अपना कोई अलग से सेटेलाइट नहीं है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह सूर्य की जो परिक्रमा है यह 88 दिन में करता है। कितने दिन में? तो 88 दिन में जो है यह सूर्य की परिक्रमा करता है। और यह जो है सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा ग्रह भी है यह बुध ग्रह। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही बुध ग्रह पे आपको वायुमंडल नहीं मिलेगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह पे
कोई भी वायुमंडल नहीं मिलेगा और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट भेजा गया था, अंतरिक्ष यान भेजा गया था मैसेंजर, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सॉरी, बुध ग्रह पे जो है एक मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान भी भेजा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मैसेंजर नामक एक अंतरिक्ष यान था जो 2015 में भेजा गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। अगला है बुध ग्रह, मतलब जो बुध ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो जो बुध ग्रह है यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लेता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। यहाँ पे तीव्र ग्रह से मतलब क्या है कि सबसे अधिक मतलब सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है सूर्य का, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा बुध ग्रह, यानी 88 दिन में ही यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है पूरा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो आकार में या साइज में समान होने के कारण जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसे आप इसे याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, इसी कारण से यह सबसे अधिक चमक वाला दिखाई देने वाला ग्रह भी, इसी कारण से इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण यह नज़दीक से मतलब पृथ्वी से दिखाई पड़ता है सबसे, इसी कारण से इसको जो है भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा, और इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और आकार और द्रव्यमान में समान होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 90 से लेके 95% तक पाई जाती है, इसी कारण से यह सबसे गर्म ग्रह भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके यहाँ का जो वायुमंडल है यह सर्वाधिक गर्म है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 90 से लेके 95% के मध्य पाई जाती है। इसके बाद इसका अपना कोई उपग्रह नहीं, इसे भी आप याद रखिएगा, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तथा यह जो शुक्र ग्रह है यह जो है जो सूर्य की परिक्रमा है यह उल्टा करता है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है। कहाँ से, तो पूर्व से पश्चिम की तरह यह सूर्य की पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करता है। बाकी जो ग्रह होते हैं जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करती है, परंतु जो शुक्र है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और बुध, ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को जो है शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा जो है शुक्र का, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो यूरोपवासी थे वह शुक्र ग्रह की जो पूजा है वह देवी के रूप में करते थे। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है। मैंने आपको बताया था उपसौर की स्थिति कब बनती है, जब हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो यह जो परिस्थिति है यह 3 जनवरी के दिन बनती है, तो आप इसे याद रखिएगा। इस परिस्थिति को हम कहते हैं उपसौर, और अपसौर की परिस्थिति बनती है 4 जुलाई के दिन। तो दोनों आपको याद रखना है, अपसौर में जो हमारी पृथ्वी होती है यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई के दिन, और उपसौर की जो परिस्थिति होती है 3 जनवरी के दिन बनती है। इस परिस्थिति में पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।